मेरे द्वारा निर्मित किए गए प्रश्न यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर संग्रहित किए जाते हैं, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अतः आप इसे ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। आइए अब हम शुरू करते हैं। The questions created by me are collected keeping in the mind the UPSC and state examinations. This will be beneficial for you, so pay attention to it and practice. Let's get started. तो यहाँ हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में है कि द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI was set up on January 25, 1950. भारत निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। क्लियर? सेकंड, KBK सुंदरम was the first chief election commissioner. KBK सुंदरम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अलप्पी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी saw the highest voter turnout during the first election 1951-52. पहले चुनाव 1951-52 के दौरान अलप्पी लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ। तो अगर हम इसमें सॉल्व करें तो हमको ये नहीं तय करना है कि ये सही है या ये सही है। इसमें कह रहा है कि इसमें कितना सही है, एक सही है कि दो सही है। तो आपको याद रखना है कि इसमें एक ही सही है और वो क्या है, ओनली वन। तो ओनली वन तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इनमें से एक कोई करना है आपको, और यदि दूसरा नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी बताना है आपको। तो देखिए ये चीजें सही है। भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय 25 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिर कह रहा है कि KBK सुंदरम पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आइए देखिए, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया है, तो देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड ओवर 4 मंथ, 4 महीने में चला था ये 1951-52 में। बिगान द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन यहां आप एक चीज याद रखिएगा कि इस इलेक्शन के तहत जो हमारा फर्स्ट इलेक्शन हुआ है, इसमें पहली वोटिंग हिमाचल के पंगी में हुई थी। पंगी में क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती थी और बर्फ पड़ने के कारण यह शेष देश के शेष हिस्सों से अलग हो जाता था। इसलिए पंगी में जो इलेक्शन हुआ था वो अक्टूबर में ही हो गया था, जबकि अन्य जगहों पर 10 दिसंबर के बाद शुरू हुआ था। क्लियर? 10 दिसंबर 1951 से शुरू होता है। फिर कह रहा है कि द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप। ये तो हमने इसकी व्याख्या कर दिया है कि भाई ये सही है। लेकिन जो दूसरा है, दूसरा आप देख रहे हैं, वो कह रहा है कि KBK सुंदरम वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये गलत है। क्यों गलत है? तो कह रहा है कि सुकुमार सेन एन ऑफिसर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब एक IAS ऑफिसर है, और ये जो है वेस्ट बंगाल के सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, और इन्हीं को ही मार्च 1950 में क्या बनाया गया, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। तो इसका मतलब आपका ये जो पोर्शन है ये गलत हो गया, ये गलत हुआ। फिर कह रहा है कि अलप्पी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी saw the हाईएस्ट वोटर, मतलब यहां पर अलप्पी में ही सबसे ज्यादा वोट पड़े थे, ठीक है। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? तो इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। कह रहा है कि ये आप देखिए, कह रहा है कि त्रिवेला एंड त्रिचूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ त्रावणकोर प्रेजेंट डे केरला कास्टिंग फर्स्ट वोट्स। खैर ये दूसरी बात है। आपसे ये पूछा जाए कि पंगी को छोड़ने के बाद, पंगी को छोड़ दिया जाए तो
कौन सा वो स्थान था जहां पहली बार वोट गिरा था? तो वो कह रहा है कि थिरुवेला में गिरा था। ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी दी जा रही है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ उसमें 1874 लोकसभा के कैंडिडेट्स थे, क्लियर, और 15,361 स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, क्लियर। तो हम इसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं, इसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। देखिए, जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ, देश का पहला, स्वतंत्र भारत का जो पहला इलेक्शन हुआ था, उसमें लोकसभा और स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अर्थात विधानसभा, इन दोनों का इलेक्शन एक साथ हुआ था। मेन मैटर आपको ये जानना है, जिससे मोदी जी ने हाईलाइट किया वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि जो पहला हमारा इलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो आप कहेंगे लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ज्यादा वोटिंग, आप फिर से देख लीजिए इसको, कह रहा है कि एलएपी में सबसे अधिक मतदान हुआ। तो कह रहा है कि नहीं, एलएपी में मतदान नहीं हुआ है। फिर कहां हुआ है? तो इसका आंसर दिया हुआ है, ये कह रहा है कि कोट्टम में सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। ये वाला आंसर है, कोट्टम। सर्वाधिक मतदान हुआ था। कितने प्रतिशत मतदान हुआ था ये लिखा है, ठीक है, 80.50%, मतलब 80.5% जो है ये इलेक्शन यहाँ हुआ था, ठीक है। और एलएपी में जो है यह 78% हुआ था। तो इसका मतलब ये गलत है। तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका मतलब इसमें ये गलत है, ये गलत है, केवल यह सही है। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा विषयांतर है, और इसे हम देखते हैं। पहली चीज आप याद रखिएगा कि इसमें विषयांतर क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में हमने इसे भूगोल से जोड़ करके दिया है। तो देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, वॉल्केनो, लोकेशन, ज्वालामुखी और स्थान। ये थोड़ा सा इधर हो जाना चाहिए था, स्थान। इसमें कह रहा है कि कौन से ज्वालामुखी की स्थिति किस स्थान पर है या किस देश में है, क्लियर। तो स्ट्राम्बोली के सामने इटली लिखा हुआ है, क्लियर, ये तो सही है। हेकला ये डेनमार्क में नहीं है, गलत है। और सुक्राजिमा ये जापान में है, ठीक है। और वकारी यह ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में है। और ये जो है हेकला, यह आइसलैंड में है। आइसलैंड में है। तो इसका मतलब कह रहा है कि इसमें कितने सही हैं, तो दो सही हो रहे हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है, ये दिया हुआ, क्लियर। आगे, अच्छा ये इसकी देखिए, यहाँ हमने ध्यान नहीं दिया, और ये यहाँ इसकी व्याख्या भी कर दी गई। स्ट्राम्बोली ये इटली में है, नो डाउट, ये तो सही हो गया। हेक्ला ये आइसलैंड में है। सुकाराजिमा ये जापान में है। वकार ये न्यूजीलैंड में। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि which of the following country has been affected by heavy rains and flash flood leading to the displacement of around 15,000 peoples। निम्नलिखित में कौन सा देश भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुआ जिसके कारण लगभग 15,000 लोग विस्थापित हुए। तो ये देश है, मतलब अफ्रीकी देश है, केन्या, क्लियर। और हम देख लेते हैं, इसकी व्याख्याएं भी होंगी। तो ये देखिए इसकी व्याख्या की गई है, हैवी रेन्स हिटिंग सेवरल पार्ट्स ऑफ केन्या, मतलब केन्या के बहुत से हिस्से में इस बाढ़ ने प्रभाव डाला। तो इसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और
15,000 लोग ये विस्थापित हुए थे अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। क्लियर। अब यूनाइटेड नेशन की कौन सी संस्था इसकी जांच करती है? तो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है इसकी जांच करती है। मतलब पूरी दुनिया में जो इस प्रकार की नेचुरल फ्लडिंग होती हैं या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसकी घटनाओं की जांच ये करती है। ठीक है, और उसके अनुसार ये मैटर है कि इतने लोग अफेक्टेड हुए और 15,000 लोग विस्थापित हुए। आगे क्वेश्चन अगला चल रहा है और वो कह रहा है कि सीडीपी सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द सीडीपी सुरक्षा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि यह पीएम किसान के साथ एकीकृत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मतलब इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड फ्रॉम द पीएम किसान योजना। फिर कह रहा है कि इट फॉलोज एंड इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज टू द फार्मर्स इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइजिंग ई रुपीज वाउचर। यह ई आर यूपीआई वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति देता है। क्लियर। फिर कह रहा है कि प्लेटफॉर्म का उपयोग बीज और पौध जैसी रोपण सामग्री का ऑर्डर करने के लिए किया जाता है। द प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू ऑर्डर प्लांटिंग मटेरियल सच एज सीड एंड सीडलिंग्स। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन्स आर करेक्ट। तो आप याद रखिएगा ये तीनों ही सही है। क्लियर है ना। सीडीपी सुरक्षा क्या है? किसानों के साथ जुड़ा हुआ है और ये किसानों को क्या करता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत सब्सिडी देने की अनुमति दे देता है। और ये अनुमति कैसे दी जाती है? तो आप कहेंगे ई आर यूपीआई वाउचर के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये भी थर्ड भी सही आंसर है। अब इसके बाद हम चलेंगे तो पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, या सॉरी पांचवा नहीं, ये अगला क्वेश्चन होगा, नंबरिंग शायद गड़बड़ हो गई है। विथ रेफरेंस टू प्री कवर लॉस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में वृक्ष आवरण हानि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वो क्या मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारत में जो वनों की कटाई हुई है या वनों की क्षति हुई है उसके बारे में विचार करने की बात कर रहा है। तो इसे फर्स्ट विकल्प है कि अबाउट 95% ऑफ ट्री कवर लॉस इन इंडिया फ्रॉम 2013 टू 2023 occurred within नेचुरल फॉरेस्ट। 2013 से 2023 तक भारत में वृक्ष आवरण की लगभग 95% की हानि प्राकृतिक वनों के भीतर हुई थी। देखिए ये तो सही है। द मैक्सिमम ट्री कवर लॉसेस अकर्ड इन 2022। क्लियर, ये भी गलत है। अब कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर सबसे अधिक है। ये भी गलत है। अगर ये चीजें छत्तीसगढ़ ना होकर के उड़ीसा होता तो सही हो जाता। आइए थोड़ा देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि द डाटा शोड that 95% of tree coverage loss in India from 2013 से 2023 occurred within natural forest. Hence statement 1 is correct. अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज सही है। सेकंड कह रहा है कि असम हैड मैक्सिमम ट्री कवर लॉस। असम में सबसे ज्यादा, ठीक है, वनों का नुकसान हुआ है। 3,24,000 हेक्टेयर हुआ है। और उसके बाद मिजोरम में हुआ है। मतलब आप रिस्पेक्टिव ऑर्डर में कर लें कि सबसे ज्यादा लॉस असम में होता है, ये डिजिट है। फिर मिजोरम में दूसरे स्थान पर आएगा,
फिर अरुणाचल प्रदेश ये तीसरे स्थान पर है, और नागालैंड ये चौथे स्थान पर है, और मणिपुर ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, वनों की क्षति के आधार पर। फिर करें फ्रॉम 2001 टू 2020 या 2022 उड़ीसा हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ ट्री कवर। अभी मैंने आपको बताया, सॉरी, कि यहां आप उड़ीसा लगा दीजिए और आपका मैटर सही हो जाता है। ठीक है, और अब हम अगला पोर्शन देखेंगे। ये थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि करंट में ये हिस्ट्री कहां से आ गई। देखिए, करंट में ये हिस्ट्री इससे लाई गई क्योंकि इस साल 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का 105वीं एनिवर्सरी थी। इसलिए इससे क्वेश्चन आपसे उठाया जा सकता है, इसलिए हमने इसे चुना है। तो कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द जलियांवाला बाग मास्करे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट है, a large peaceful crowd gathered in अमृतसर to protest against the मॉडल मिंटो रिफॉर्म। गलत है। फिर कह रहा है कि अंडर द कमांड ऑफ मॉडल मिंटो सुधार के विरोध में अमृतसर में एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी। नहीं, ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म नहीं है। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन है आगे करके बताते हैं। अंडर द कमांड ऑफ ब्रिगेडियर जनरल, ठीक है, रेनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, the troops opened fire on the unarmed and unsuspected crowd. ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर की कमान के अंतर्गत सैनिकों ने निहत्थे और निडर भीड़ पर गोलियां चला दी। क्लियर। फिर कह रहा है कि आफ्टर द मास्करी रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। फिलहाल हम इसकी यहाँ व्याख्या कर देते हैं। देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब बी सही है। अब थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ये पहला गलत क्यों है। अच्छा, अब ये तो हमने अभी आपसे बताया कि इंडिया ऑब्जर्व द ये 105 एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मास्करी। अभी मैंने आपसे कहा कि 105वीं एनिवर्सरी चल रही है। फिर कह रहा है कि ऑन अप्रैल 13, 1919 a large crowd had gathered at जलियांवाला बाग टू पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, यहां तक तो सही है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, ठीक है, एक शांतिपूर्ण भीड़, ठीक है, ये इकट्ठा हो रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी, विरोध करने के लिए। फिर कह रहा है कि अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर्स। क्यों ये भीड़ इकट्ठा हो रही थी? तो आप कह रहे हैं कि सर एक रीजन तो ये बताया कि उनके लोकप्रिय लीडर थे। कौन कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यों, तो एक तो ये लीडर की गिरफ्तारी क्यों, और ये लीडर गिरफ्तार क्यों हुए? क्योंकि ये विरोध कर रहे थे। किस चीज का विरोध कर रहे थे? तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन यहां हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया वो ये कह रहा है कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म का विरोध कर रहे थे। तो ये चीज तो गलत हो जाएगा ना, मॉडल मिंटो रिफॉर्म का विरोध नहीं कर रहे थे वो फिर विरोध किसका कर रहे थे? आप कहेंगे कि सर वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और शेष की व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने यहां कर रखा है। तो कह रहा है कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर द ट्रूप्स ब्लॉक्ड द बॉग एग्जिस्ट एंड ओपन फायर ऑन द अनमैनर्ड एंड अनसस्पेक्टिंग गैदरिंग किलिंग हंड्रेड्स ऑफ men, women and children। ठीक है ना, तो ये दो गलत है। अब हम अगला पोर्शन देखते हैं। अगला पोर्शन अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करिए। The country has been safe haven for elephant
ड्यू टू द स्टेबल गवर्नमेंट एंड स्मॉल ह्यूमन पॉपुलेशन। यह देश अपनी स्थिर और छोटी मानव आबादी के कारण हाथियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। हाल ही में देश ने जर्मनी को 20,000 हाथी देने का फैसला किया है। रिसेंटली द कंट्री हैड डिसाइडेड टू गिव 20,000 elephants to Germany। फिर कह रहा है कि द चोव रिवर्स फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर बिटवीन नामीबिया एंड दिस कंट्री। चोव नदी नामीबिया और इस देश के बीच उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि यह तीनों बातें सही है, ये तीनों ही बातें सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पूछ रहा है कि यह किस देश की घटना है, तो आप कह देंगे कि सर ये बोत्सवाना की घटना है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लियर। It utilizes hydrogen electrochemical by converting hydrogen stored in a high pressure tank into electricity। यह उच्च दाब वाले टैंक में संग्रहित हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करके इलेक्ट्रोकेमिकल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करता है। यह सही है। It emits methane as a byproduct। नो, यह गलत है। यह उत्पाद के रूप में मीथेन उत्सर्जित करता है। गलत है। Their vehicle are heavier than a battery electric vehicles। No, it's not right। तो इसका मतलब ये वाला ही सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो अगला क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेट करता हुआ है, और ये करंट में क्यों आया, क्योंकि आजकल ये चर्चा में खूब बना हुआ है। तो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, अनुचित प्रभाव, ब्राइबरी रिश्वतखोरी, फॉल्स इंफॉर्मेशन गलत जानकारी, प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ इनमिटी और हैटर्ड शत्रुता या घृणापूर्ण भावना को बढ़ावा देना। हाउ मेनी ऑफ द above of corrupt practice under the representation of the people act 1951। देखिए, मैं पहले इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूं। ये कह रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण क्या मानता है चुनाव आयोग। क्लियर। इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आती हैं और इससे किसी भी सांसद की सदस्यता जा सकती है। ठीक है, मतलब ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में क्या कहा गया है, किसी सांसद की या पार्लियामेंटेरियन की सदस्यता किन आधार पर जाती है। तो ये 4 पॉइंट दिखाए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। ठीक है ना। तो अब आप याद रखिएगा कि अनुचित प्रभाव अनड्यू इन्फ्लुएंस इसके द्वारा भी जा सकती है। अगर ये सिद्ध हो गया तो रिश्वतखोरी के आधार पर भी जा सकती है। गलत आपने सूचना दिया है उस पर भी जा सकती है। आपके भाषणों से यदि कोई घृणा दिखती है या सांप्रदायिकता दिखती है तो भी जा सकती है। इसका मतलब सभी सही है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग राइट्स। निम्नलिखित अधिकारों पर विचार करना है आपको। कुछ अधिकार दिए गए हैं और इस पर आपको विचार करना है। पहला है राइट टू क्लीन एयर, स्वच्छ हवा का अधिकार। राइट टू लिव विथ डिग्निटी, सम्मान के साथ जीने का अधिकार। राइट टू मेडिकल केयर, चिकित्सा देखभाल का अधिकार। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर इंक्लूडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आर्टिकल 21। मतलब उपरोक्त में से कितने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए आर्टिकल 21 में है क्या, तो कह रहा है कि जीवन और
प्राण की स्वतंत्रता की बात करता है। तो यहाँ प्राण का क्या मतलब है? प्राण का मतलब है सम्मान। तो इसका मतलब ये है कि हम कब जी सकते हैं भाई, हमें स्वच्छ हवा मिलेगी तभी जी पाएंगे। सम्मान प्राण का मतलब है कि इससे है जैसे यौन उत्पीड़न पर जो मुकदमे दायर किए जाते हैं वो इसी के तहत 21 के तहत ही दायर किए जाते हैं। छीटाकशी पर या किसी को गाली गलौज करना ये इसी के तहत होते हैं। चिकित्सा देखभाल का अधिकार, ठीक है, आपको भारत सरकार से चिकित्सा पाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये किसके तहत आते हैं? तो आप कहेंगे कि सर यह 21 के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब 21 में ये तीनों ही शामिल हैं। तो अब आप विकल्प तलाश लीजिए, तो ये विकल्प दिया हुआ, ये तीनों ही 21 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। प्रिंसिपल पर्पज टेस्ट was recently seen in the news with reference to प्रिंसिपल पर्पज, ये पर्पज टेस्ट हाल ही में निम्नलिखित के संदर्भ में समाचारों में देखा गया था। तो आप याद रखिएगा कि यह क्या है। आप कहेंगे भारत मॉरिशस के बीच में एक टैक्स ट्रीटी या कर की संधि है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब पहला ही आंसर आपका सही है। इंडिया हैज साइंड प्रोटेक्टेड, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अब हम अगला चीज देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यों पर विचार करें। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि करंट में ये कहां से आ गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एनआरसी की चर्चा के कारण ही, ठीक है, यह रोहिंग्या मुसलमानों और एनआरसी के कारण ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि जो मतलब हाउ मेनी स्टेट्स गिवन अबव शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन प्रांत ऐसे हैं भारत के जो अपनी बाउंड्री साझा करती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर ये कौन कौन से हैं। तो आप याद रखिएगा असम तो है ही है, मेघालय है, नागालैंड नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो इसका मतलब दो है, ठीक है। वैसे ये इसकी हमने नीचे पूरी व्याख्या कर दी है कि 5 इंडियन स्टेट्स, एक असम, 2 वेस्ट बंगाल, 3 मिजोरम, 4 मेघालय और 5 त्रिपुरा, ये क्या है, बांग्लादेश के साथ, ये पांचों प्रांत जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। क्लियर। अब अगला है, और अगला क्वेश्चन है कि हवाना सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन ए न्यूज रिफर्स टू। अभी अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका से ये मतलब समाचार निकल कर आया है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया कि हवाना सिंड्रोम संदर्भित करता है, मतलब बताता है, ठीक है, क्या कि हवाना सिंड्रोम क्या है। तो आप कहेंगे कि सर H5N1 सिंड्रोम है। नो, ये चीज, इसका आंसर है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स, ठीक है। नो नो नो। हम ये आपके सामने इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं कि मेंटल हेल्थ सिम्टम्स क्या है। देखिए जो यूएसए है ना, यूएसए की जो गुप्तचर एजेंसी है, ठीक है, तो ये गुप्तचर एजेंसियों का कहना है कि उनके मस्तिष्क पर शोर न रहने पर भी शोर सुनाई पड़ता है, उनको चक्कर आता है, ठीक है, वे कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, और अपनी यादों को खो जाते हैं, ठीक है। तो अब इनका ये कहना है कि जैसे कोविड के बारे में कहा गया कि ये चाइना वायरस है, ट्रंप सर ने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था कि यह कोविड चाइना वायरस है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड वुहान से उत्पन्न होता है ना। तो इस तरह से चाइना इस पर बहुत रिश्ता रहा। इसी तरह से अमेरिका कहता है
कि जो हवाना सिंड्रोम है यह क्यूबा से फैलाया गया है, ठीक है। और क्यूबा में यह चाल किसने चली है? रूस ने चला है। मतलब अमेरिका के गुप्तचरों को और सैनिकों को परेशान करने के लिए, ठीक है, यह क्यूबा की जो राजधानी है या शहर है, आप कह सकते हैं हवाना, वहां से ये फैलाया गया है, जिसमें रूस की चालबाजी है, ठीक है। तो आप इतनी चीजें समझ गए होंगे, मैं सोचता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। और जल्दी आपके बीच में न्यूज़पेपर पर कमेंट्री मेरे द्वारा जारी कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।